साथियों, सबको मेरा जय हिंद। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा श्वसन तंत्र, है ना। श्वसन तंत्र हमारा बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ना, क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति का जीवन चल रहा है किसके द्वारा चल रहा है, वो एक सांस के द्वारा ही चल रहा है। व्यक्ति सांस लेता है, O2 जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो दोस्तों, ये टॉपिक से ऑल इंडिया का आप कोई से भी एग्ज़ाम ले लो, इस एग्ज़ाम से एक नंबर का क्वेश्चन जरूरी बनता है ना। खासकर डिफेंस वाले और आर्मी वाले तैयारी करते तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। लगभग मैंने 40 से 50 क्वेश्चन इसमें लगाए हैं, है ना। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि वीडियो शेयर करो, लाइक करो, जो तुम्हें समझ में आए वो करो, पर इस चीज़ को समझ लो। हो सकता है चित्र अच्छा नहीं है ना, सब गिचड़ पिचड़ हो रहा है, लेकिन मैं जो भी बोलूँगा आपके दिमाग में सारी बातें छप जाएगी, है ना। वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आप अंत तक आपको बना रहना है, क्योंकि कोई चीज़ क्या है, शॉर्टकट कभी किसी चीज़ का रास्ता मत अपनाओ, क्योंकि शॉर्टकट में क्या है, कुछ चीज़ें समझ में थे। हमेशा ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे तो वो चीज़ जल्दी आपका माइंड जल्दी कैच करेगा, है ना, और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, शॉर्ट चीज़ जब पढ़ना चाहिए जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, है ना। लेकिन जब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, तो आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट स्वयं ही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, हम देर ना करते शुरुआत करते हैं। क्या है श्वसन तंत्र। अब देखो, श्वसन तंत्र में क्या है दोस्तों, प्रमुख बात बताता हूँ मैं। श्वसन तंत्र में पूछा जाता है कि सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, उनका सीरियल नंबर पूछा जाता है। कुल मिला के जैसे मैंने पाचन तंत्र में पढ़ाया था, तो वो सीरियल नंबर पूछा जाता है। सबसे पहले MPPSC में 100 नंबर का आता है, MPPSC MPSI में। कौन सा सीरियल, कि खाना सबसे पहले कहाँ जाता है, मुंह में जाता है, मुंह से कहाँ, ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से कहाँ आगे कहाँ, वो पाचन तंत्र में। लेकिन यहाँ पे अपन श्वसन तंत्र में, तो श्वसन से सांस लेंगे, तो ऐसे ही श्वसन तंत्र में, पाचन तंत्र में खाना अंदर जा रहा था, और यहाँ पर हमारा श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन जो O2 कहाँ पे जाती है, पहले मुख के माध्यम से जाती है, नाक के माध्यम से जाती है, और कहाँ जो मिलती है, इनको क्या कहते हैं, पेट में कहाँ जाती है, फेफड़ों में कहाँ जाती है, कैसे आती बाहर, वो सारी चीज का सीरियल नंबर पूछेगा, है ना। तो सबसे पहले ये काम मैं आपको कराता हूँ, सीरियल नंबर, है ना। तो सबसे पहले ये आपको चित्र दिख रहा है ना। तो इस चित्र में आप देख सकते हो, चित्र ऐसा ही है, ये है नाक, है ना। तो नाक के माध्यम से हमसे पहले नजल गुहा, मतलब नेजल कैविटी, तो नासा के माध्यम से सांस लेते हैं, नाक से माध्यम से। ठीक है, फिर दूसरे कहाँ से लेते हैं अपन, ये भी नासा का पट, यहाँ भी एक हिस्सा रहता है। जो नाक से आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बाल आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो इन छोटे छोटे बालों का क्या है, किसी भी धूल कण मिट्टी को अंदर जाने से रोकते हैं। लेकिन कुछ कण और भी अंदर चले जाते हैं, तो वो यहाँ पे रोक देता है, जिसमें गिल्ला जो आप चिकना जो लिप सा पदार्थ होता है, वो उसको अंदर नहीं जाने देता धूल कण को, तो उसे कहा जाता है नासा का पट। ठीक है, फिर उसके बाद में सांस कहाँ से लेते हैं अपन, मुख के माध्यम से, है ना। ठीक है, अब यहाँ से सांस ले रहे हैं, तो अब क्या कहता है, एग्जाम में पूछता है, पहला क्वेश्चन ही बनता है कि नास, जहाँ पे नाक और मुंह दोनों हिस्से मिलते हैं, वो यहाँ पर मिल रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों ग्रसनी। ठीक आया समझ में। पहले नंबर पर नासा गुहा, फिर नासा कपट और मुख गुहा और ग्रसनी। कभी कभी ये चीज भी नहीं रहती, लेकिन सीरियल नंबर ये रहता है ग्रसनी। ठीक है, फिर आगे कहाँ पर जाएगी सांस, यहाँ पर हमारी श्वास नली में सांस पहुंचेगी। कहाँ पर पहुंचेगी, श्वास नली में। ठीक है, फिर उसके बाद में कहाँ पर पहुंचेगी, ये इसमें 5वें नंबर का 6ठे नंबर इधर लिख दिया मैंने। तो क्या है, ब्रोंकाई। सांस यहाँ तक जाने के बाद इन ब्रोंकाई में पहुंचती है, ये ब्रोंकाई है ना। ठीक है, ये ब्रोंकाई 6 नंबर पे। फिर ब्रोंकाई के बाद में जब ब्रोंकाई 2 भागों में टूट जाता है, तो 7वें नंबर पर पहुंचती है ब्रोंक्यूल में। कहां पर, ब्रोंक्यूल में। ठीक है, फिर उसके बाद में 7वें नंबर के बाद में फिर आगे पहुंचे 8वें वायु कोष्ठ, एलवी लिखते हो, यहाँ पर वायु कोष्ठ में पहुंचती है। ठीक है, फिर अगला आ गया, फिर यहाँ पर क्या, ब्लड में। फिर यहाँ जब ऑक्सीजन यहाँ और पहुंचने के बाद में फिर कहाँ पर पहुंचती है, ब्लड में पहुंचती है। ठीक है, 9वें नंबर, फिर आखिरी में अंतिम में 10 सेल, मतलब कोशिका में और माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब कहने का मतलब ये कि शरीर के जो सेल पहुंचेगी, तो सेल में सब, हमारे शरीर में सब जगह सेल कोशिका, छोटी छोटी कोशिका आती है, वो सभी जगह ब्लड को पहुंचाती है। ठीक है, ये इनका सीरियल नंबर रहेगा। ठीक है,
आया, ये इंपोर्टेंट है ना, पहला पूछता है। अब इसमें क्या है, जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये नाक कान ये तो सब दिख रहा होगा, ये इधर यहाँ पे क्या है, ये रिब्स पतली है जिनको कहते हैं, इधर हमारा फेफड़ा है ना, और ये चीज़ें कुपिकाएँ, ये आपको कुपिकाएँ दिख रही होगी, है ना, ठीक है, ये चित्र में। अब यहाँ शुरू से ये एक क्वेश्चन 1 नंबर जरूर इसमें बनेगा, जो सीरियल नंबर पूछा। अब दूसरी बात करते हैं हम, क्या बोल रहा है, श्वास मतलब श्वास, ये निश्वसन और निश्वसन, 2 चीजें इसमें। तो निश्वसन में क्या होता है, हम सांस अंदर लेते और निश्वसन में सांस बाहर छोड़ते, ये बनता क्वेश्चन। तो अब निश्वसन में क्या होता है, कितने % हम सांस अंदर लेते, ये परसेंटेज का कभी कभी पूछ लेता है और पूछ भी लेता है। तो नाइट्रोजन कितने % लेंगे हम अंदर, 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लेकिन निश्वसन में सांस बाहर छोड़ते हैं। अब पूछता नाइट्रोजन कितने % छोड़ते हैं, 78%। लेकिन जब O2 हम 21% अंदर लेते हैं तो बाहर कितने छोड़ते हैं, 17%, 4% का अंतर आ जाता है, ठीक है। और बाहर कितने छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वो 4% छोड़ेंगे। ये 2 चीज हुई समझ में। फिर अब यहाँ से हम बात चलते हैं कि ये इतना बड़ा चित्र में एक और हिस्सा है हमारा काय का, ये डायफ्राम का है ना, ये बता दिया, इस पे 3 बार वीडियो बना चुका हूँ मैं। ये हो रहा है हमारा डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम। तो इस डायफ्राम में क्या होता है दोस्तों, जितना भी है ये 70% ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना और ऑक्सीजन को अंदर लेने का काम किसका होता है, डायफ्राम। ये पूरा हमारा हिस्सा है डायफ्राम। कैसे लेता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम ऊपर उठ जाता है, क्योंकि ऊपर फेंकता ना इस टाइप से, जैसे सांस ले रहे, और जब सांस अंदर लेंगे हम तो हमारा डायफ्राम नीचे हो जाएगा। मतलब सांस को बाहर फेंकने और अंदर लेने का प्रमुख कार्य डायफ्राम का है, 70% ज्यादा ये कार्य करता है। वैसे तो हमारा शरीर का एक एक पुर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, अगर, क्योंकि सभी पुर्जे एक दूसरे से जुड़े, अगर आपका एक पुर्जा खराब होगा तो दूसरा पुर्जा काम करना बंद कर देगा, है ना। तो शरीर का ध्यान ज्यादा रखें, ठीक है। तो ये चीज आ गई, 2 चीज है ना। अब इसमें से क्या है, ये तो आप सब पहचानते हो, मुरुक है भी है, लेकिन अब हम इसके साथ में ये सिंपल होने के बाद में क्वेश्चन लगाते हैं ना, क्वेश्चन भी है और उसके साथ में चित्र में आपको समझाता भी जाऊंगा, है ना। आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना, या माइंड में छप जाएगा, टेंशन मतलब आपको समझे। तो अब पहले ही पढ़ते हैं, मनुष्य का दायां फेफड़ा, मनुष्य के जो दायां फेफड़ा रहता है उसमें कितने पिंड रहते हैं। अब समझना, दायां पिंड कौन सा पहले बताओ, ये मेरा दायां फेफड़ा है। अब इसमें कितने पिंड रहेंगे, तो इसमें दोस्तों कितने पिंड है अपने, 3 पिंड। ओके, कोई डाउट, ठीक है ना। अब यहाँ से सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसमें होता है, एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसमें होता है, तो ये होता है दोस्तों बाइकार्बोनेट में। किसमें, बाइकार्बोनेट में। और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसमें होता है, तो होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कितने, 7%, है ना, 7%। और हीमोग्लोबिन में कितना % कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत रहता है, तो हीमोग्लोबिन में लगभग 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन किसे कहा जाता है ना, कहते हैं भाई ऑक्सीजन का, है ना, O2 का परिवहन किसे कहा गया है, किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, IMP है, लिख लो। तो O2 का परिवहन कहा जाता है हीमोग्लोबिन को। किसको कहा जाता है, हीमोग्लोबिन को। O2 का परिवहन क्या है, हमारे शरीर में क्या है, ऑक्सीजन है, अब है ना। अब ब्लड को इधर से उधर ले जा रहा है, जैसे ब्लड का लाल होने का कारण भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन का। ब्लड अगर लाल है, पूछते एग्जाम में कि खून के लाल होने का कारण क्या है, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ये लोह यौगिक है, ठीक है। फिर यहाँ लेंगे श्वसन तंत्र की इकाई, श्वसन तंत्र की इकाई क्या है, ठीक है। अब देखो श्वसन तंत्र की इकाई क्या है, तो श्वसन तंत्र की इकाई है कुपिका। क्या है, कुपिका है, जिसे एलपी लोई कहा जाता है। कुपिका है, ये क्या होती है, गैसों को अंदर, है ना, अंदर
भार करती, मतलब गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य कोशिकाओं का है ना। अब पूछता है, ठीक है, नीट वाले जो नीट की तैयारी कर रहे हैं इस टॉपिक से भी बहुत उनके लिए क्वेश्चन आता है ना, और खासकर डिफेंस वाले एमपी पुलिस एमपीएसआई के लिए भी जरूरी आता है, और आर्मी वालों के लिए तो हर बार कोई जिनने एग्जाम दिए थे एक या दो नंबर का इस क्वेश्चन इससे पूछता है साइंस फील्ड के लिए, ठीक है। आ गया, तो श्वसन तंत्र की इकाई क्या है? कोशिकाएं, एलपी लोई, है ना। मनुष्य की इकाई क्या है? अच्छा, मनुष्य की इकाई क्या है दोस्तों? कोशिका। अब समझना भाई, हमारा शरीर जो है ना छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है। आप किसी भी हिस्से में जाओ तो वहां पर कोशिका स्थित है ना। यहाँ जाओ तो कोशिका स्थित है, यहाँ जाओ तो कोशिका स्थित है, यहाँ जाओ तो कोशिका स्थित है, हर पार्ट में कोशिका है। मतलब हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर कोशिका नष्ट होने लग जाती है तो हम भी समाप्ति की ओर चले जाएंगे, है ना। तो कोशिका का, मनुष्य की इकाई क्या होती है? कोशिका, ठीक है। अब किडनी की इकाई, है ना, मनुष्य की कहते बोल दिया। अब भाई हम भोजन खाते है ना, भोजन अंदर पेट के अंदर जाता है, लेकिन हमारी जो किडनी काम नहीं करती है तो क्या होगा, है ना। किडनी अच्छे से काम नहीं करे तो हमारा खाना पचेगा नहीं अच्छे से, और ना ही हम अच्छे से फ्रेश हो पाएंगे। तो इससे हमें बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी, जिससे हमें बीमारी हमें शिकार बना लेगी, है ना। तो किडनी की इकाई क्या? नेफ्रॉन, है ना। अब इसमें किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। आपने किडनी के बारे में सुना होगा, है ना, कि भाई बहुत सारे लोगों को दारू जो पीते हैं किडनी खराब हो गई, है ना, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया। और एक गाना भी चल मेरे भाई, है ना, उस जिसमें क्योंकि दारू के बारे में कहता है तो वो किडनी और लीवर पूरा शरीर खराब हो जाता है दारू से। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो लीवर और किडनी है ना, हमारे शरीर का क्या है, सबसे ज़्यादा रिकवर, मतलब बहुत जिनको खाया जाता है अगर नष्ट हो जाता है तो बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेता है। कैसे रिकवर किया जाता है कि अगर व्यक्ति दारू छोड़ देता है तो वो ऑटोमेटिक जल्दी रिकवर हो सकता है, ऑटोमेटिक रिकवर हो सकता है, ठीक है। मनुष्य का आगे किडनी। अब यहाँ से हम देखेंगे कारखानों में कार्य करने वाले लोगों को कौन सा रोग होता है। अब आपने देखा होगा कि कारखाना है, कारखाने में कार्य करने वाले लोगों में कौन सा रोग होता है। अब आपने ये देखा होगा, हम कारखाने थे कि कारखाने में कार्य करने वाले, जैसे कि क्या होता है कि अब छोटे छोटे लोगों के गांव अगर यहाँ पे आसपास हमारे क्षेत्र में बेरोजगार रहते हैं तो रोजगार के लिए बड़ी बड़ी दूसरी की जाती है, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, गुजरात, और अधिकतर ऑल इंडिया के गांव वाले लोग जो रहते हैं वो गुजरात जाते, पलायन हो जाते, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोज़गार अच्छे से नहीं मिल पाता, इसलिए वो दूसरी जगह चले जाते। लेकिन वो रोज़गार कहीं भी कंपनी में, फैक्ट्री में कार्य करते, कारखाने में काम करते हैं तो वो क्या होता है, सिलिकोसिस, मतलब सिलिकोसिस नामक बीमारियों का शिकार हो जाता है। अब करें भी तो क्या करें, लेकिन रोज़गार के लिए जाते हैं तो वो सिलिकोसिस नामक की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। किडनी का तो मैंने बता ही दिया। अब हम देखते हैं श्वसन में, एग्जाम में बनता है श्वसन में कौन सी ऊर्जा होती है ना। श्वसन हमारे अंदर जो पेट के अंदर रहती है कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये होती है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है, तो कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब देखना, बहुत सारे लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं तो उनको वो किस बीमारियों का शिकार होते हैं, है ना, तो वो दोस्तों होते हैं एम्फीसेमा, है ना, क्योंकि बीड़ी सिगरेट पीने से उनका जो फेफड़ा है, फेफड़े का कलर लाल टाइप का रहता है, लाल वाइट का, लेकिन वो काला पड़ जाता है ना, तो ये क्या होता है, एम्फीसेमा बीमारी का शिकार हो जाती है सिगरेट पीने से, ठीक है। अब ये ब्लड जो फेफड़ों के अंदर है ना, फेफड़ा क्या करता है, ब्लड को पंपिंग करता है ना, ब्लड को पंपिंग करता है, जिसमें लगभग गैसों की मात्रा 5 लीटर होती है। इसमें क्या है, गैसों की मात्रा 5 लीटर होती है, और इसके अंदर जो फेफड़े के अंदर है, यहाँ पर एक प्लूरेला, है ना, प्लूरा नामक की झिल्ली रहती है जो इसका सुरक्षा करती है, किसकी, फेफड़े की सुरक्षा करती है, ठीक है। इसमें फेफड़े में क्या है, रक्त का जो फेफड़ा रहता है O2 को O2 को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, मतलब ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, ठीक है।
अब इसमें एक क्वेश्चन जो है हीमोग्लोबिन का तो मैंने बता ही दिया है आपको, और ओटीओ का परिवहन भी आ गया हीमोग्लोबिन। अब इसमें क्या होता है, एक और क्वेश्चन बनता है कि स्तनधारी कौन है, स्तनधारी सांस कहाँ से लेते हैं। तो स्तनधारी दोस्तों फेफड़ों से सांस लेते हैं। स्तनधारी में कौन लोग आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, है ना, हम लोग आ रहे हैं स्तनधारी में। तो हम कहाँ से सांस ले रहे हैं, फेफड़े। लेकिन और भी चीज़ है, जैसे क्या है, एक है कौन सा, कीट है। कीट सांस कहाँ से लेता है, कीट सांस लेता है केवल डायरेक्ट नली लगी है इस नली से सांस लेता है। लेकिन हम कहाँ से सांस लेते हैं, नली के साथ फेफड़ों से सांस हम लेते हैं स्तनधारी लोग, ठीक है। फिर अगला है जलीय जीव और टेटपोल सांस किससे लेते हैं, है ना। तो जलीय जीव और टेटपोल सांस किससे लेते हैं, तो ये लेते हैं गिल्स से। किससे, गिल्स से, ठीक है। अब टेटपोल मेंढक सांस किससे लेते हैं, मेंढक सांस लेते हैं त्वचा से। काय से लेते हैं, मेंढक सांस लेते हैं त्वचा से। लेकिन जब मिट्टी में रहेंगे, मिट्टी में अगर रहते हैं तो सीधा सांस काय से लेते हैं, गिल्स से। मतलब जमीन के अंदर जब रहते हैं मेंढक तो काय से रहते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं, ठीक है। अब टेटपोल का मतलब क्या होता है, देखो बताओ। टेटपोल ही मेंढक है, मतलब ये मेंढक का बच्चा, जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं मेंढक के तो वो टेटपोल होते हैं, है ना, इनको टेटपोल कहा जाता है। ये मेंढक रहते हैं बच्चे छोटे छोटे टेटपोल। जैसे आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो कहीं भी नदी या कहीं भी गड्ढे रहते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे रहते हैं, तो उनको हम पकड़ लेते हैं मछली समझ के, लेकिन वो मछली नहीं होती, वो होते टेटपोल, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से जीव किससे सांस लेते हैं। मछली कैसे सांस लेती है, वो भी गलफड़े से सांस लेती है, गिल से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। आगे हम चलते हैं कि यहाँ तक हमारा गैसों का आदान प्रदान हो गया है, ठीक है। अब इसमें आईएमपी क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। और भी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ तक हमारा क्लियर है, ठीक है। तो मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क में किस भाग में होता है। अब हम भाई सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो ये मस्तिष्क के किस भाग नियंत्रण कर रहा, मतलब सांस का लेना और छोड़ना किस भाग से नियंत्रण करा, तो ये होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये 100% ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हम क्या होता है, हमारे यहाँ पर दो नली है, एक तो भोजन अंदर जाता है यहाँ पर, और एक से भोजन जाएगा अंदर और एक से सांस अंदर जाती है ना। तो उस जो सांस वाली नली में, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो उस सांस वाली नली में भोजन जाने से कौन रोकता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो वो रोकता है दोस्तों ये कौन सा, एपिग्लट्स। क्या होता है, एपिग्लट्स सांस वाली नली में भोजन को जाने से रोकने का कार्य कौन सा करता है, एपिग्लट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मनुष्य, अब क्या होता है, वायु ग्रहण करते समय तनुपट का हिस्सा कैसा होता है, मतलब जब वायु अंदर जाती है तो क्या होता है, चपटा टाइप का। तनुग्रह का समय तो वो होता है चपटा होता है, ठीक है। अब जीवाणु व कवक में अनाक्षी श्वसन की क्रिया को क्या कहा जाता है। जीवाणु में अनाक्षी श्वसन की क्रिया को क्या कहा जाता है ना, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, अनाक्षी श्वसन क्रिया को किण्वन कहा जाता है। किण्वन आपने सुना होगा। एक और चीज़ है अपचयन और है ना, अपचयन कैटाबोलिक है ना, कैटाबोलिक यानी तोड़ना और एम्बोलिक यानी जोड़ना, अपचाई। तो इसमें क्या होता है, कैप्चाई, जैसे हम भोजन को बहुत सारे भागों में तोड़ते खाते हैं तो वो होता है कैटाबोलिक, ठीक है, तोड़ने का कार्य करता है। आगे चलते हम। फेफड़ों में श्वसन नली की सामान्य मनुष्य विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन होता है। मतलब क्या है, सामान्य जो व्यक्ति रहता है उसको ज्वारीय आयतन कितने लीटर स्थित होता है उसके अंदर में, ज्वारीय आयतन में अवस्था में। तो विश्राम अवस्था कितना रहता है, 0.5 लीटर, ठीक है। अगला चलते हैं, फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग कौन सा होता है। ये इंपॉर्टेंट है ना। हमारे फेफड़ों में श्वास नली का अंतिम भाग कौन सा रहता है, तो ये हमारा होता है कुपिकाएं। अंतिम भाग क्या है, कुपिकाएं है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में रुधिर में कितने % ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब हमारे शरीर में क्या हीमोग्लोबिन है ना, तो क्या होता है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन में क्या है
मतलब हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में, मतलब हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं है और उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में O2 का आदान प्रदान कितने % होता है हीमोग्लोबिन न होने के कारण? तो ये होता है 2%। कितना % होता है? 2%। ठीक है। अब किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहते हैं? ठीक है, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहते हैं? तो ये किसके कारण? ग्लूकोज के कारण कहा जाता है। अब ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का आदान प्रदान होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या है? ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है, आदान प्रदान होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ये इस 38 ATP होता है इसमें। तो इससे पढ़ते मुझे मेरे हमारे जो शिक्षक है साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया था उन्होंने, तो 38 ऊर्जा क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे और हर चीज़ हमें एक एक चीज़ समझ में रहती, क्योंकि इतने उनको पढ़ाने का कुछ तरीका ही अलग था, मतलब दिमाग में छप जाता था, है ना। तो वही आपको दोस्तों मैं भी जाकर हमारे गुरुजन ऐसे हुए कि हमें पढ़ाया उन्होंने, और एक एक चीज़ जो दिमाग में छप जाती है वही चीज़ हम भी प्रयास करें कि यार जो लोग पढ़े उनके दिमाग में छप जाए, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत सारे हैं ना, लेकिन समझ में आना चाहिए और दिमाग में छपना चाहिए, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला हम लेंगे ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया में कितने, ये तो हो गया। मनुष्य काम करता तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव होता है। ठीक है, तो पायरुविक अम्ल का विखंडन किसमें होता है? क्या होता है? व्यक्ति अगर काम करता है तो उसकी मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव, मतलब सांस लेने में थोड़ी ऑक्सीजन कम जाती है उसके, तो उसमें किसका विखंडन होता है? पायरुविक अम्ल का विखंडन होता है। तो किसमें होता है? तो वो तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि लैक्टिक अम्ल रहता है साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। O2 में फेफड़े को ग्रहण और शरीर के विभिन्न भागों में आई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन को क्या है? O2 को फेफड़ों में ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? सिंपल है यार, हर कोई जानता है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, तो श्वासोच्छ्वास। ठीक है, ठीक है, ये खत्म हुआ। अब अगले इधर हम कुछ और भी है क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट है, हम इधर अब देखो ये वायु कोष्ठ है। आपने देखा होगा कि कोरोना उस टाइम हुआ था, तो इसमें वायु कोष्ठ में क्या होता है कि अंदर व्यक्तियों की सांस नहीं ले पा रहे थे, तभी बहुत सारे आईसीयू में भर्ती थे, वेंटिलेटर पे थे, और ऑक्सीजन की सिलेंडर बहुत जगह खत्म हो गए थे। ये इसी के कारण यहाँ पर सांस प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही थी एल्वेओलिक हमारे वायु कोष्ठ में। ठीक है, हाँ। अब डीएनए किसमें पाया जाता है? तो डीएनए दोस्तों इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया कोशिका में कहाँ होती है ना? तो ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है ना। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इसकी क्रिया कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, अब क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया भी क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक, अब आपने देखा होगा कि सामान्य जो बच्चे का जन्म होता है वो एक बार में कितनी बार सांस लेता है? जैसे छोटा बच्चा जन्म हुआ, आपने देखा होगा छोटे बच्चों कितनी तेज से वो सांस लेता है, तो वो लगभग कितनी बार लेता है? 30 से 40 बार। लेकिन बच्चा जो बड़ा हो जाता है तो कितनी बार लेता है? 20 से 30 बार, है ना, थोड़ा बड़ा। और वृद्ध अवस्था में कितनी बार लेता है? 16 से 22 बार। और सामान्य व्यक्ति कितनी बार लेगा? तो दोस्तों ये रहेगा 15 से 20 बार। और कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है 12 से 20 बार भी आ जाता है, तो 15 से 20 बार ये आता है। ये 3-4 क्वेश्चन इसी से हमारे बन चुके हैं ना। ठीक है, ये वयस्क या सामान्य एक ही चीज़ होती है ना। वयस्क पूछ लेता, कभी सामान्य भी पूछ लेता। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनाक्सीय श्वसन होता तो कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किस में होता है ना? तो ये होता है जल में और एथिल अल्कोहल में होता है। मनुष्य ब्रीथिंग के दौरान निकलने वाली वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? अब मनुष्य सांस लेता है तो उसमें ब्रीथिंग की मात्रा कितने %? ऑक्सीजन 70%, 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन वो जाती कितनी है? केवल 16% ही हमारे अंदर जाती है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ये सबको मालूम है, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन
छोड़ी जाती है, ठीक है, N2। अब गहरी सांस लेने पर कितनी लीटर गैस ग्रहण की जाती है ना। गहरी सांस लेने पर 3.5 लीटर 3.5 गैस, हाँ, गहरी सांस लेना 3.5 मिलीलीटर गैस ली जाती है ना। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा परिवर्तन नहीं होती, तो N2 की मात्रा परिवर्तन नहीं। देखो नाइट्रोजन 78% है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑक्सी व अनाक्सिक श्वसन का कॉमन स्टेप किसे कहा जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आखिरी क्वेश्चन, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सिक श्वसन का कॉमन स्टेप किसे किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस को कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा चैप्टर, हमारा श्वसन तंत्र जो है ये खत्म हुआ है ना। तो आप इसमें कुछ भी आपको जैसा लगे आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता, गुरुजनों, बड़े सज्जनों का सम्मान करते रहिए और आपने जीवन में जो लक्ष्य बनाया उस लक्ष्य को निरंतर पाने के लिए मेहनत और संघर्ष करते रहिए। एक दिन आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।